चूंकि मैं अर्जकवादी हूं तो मैं ना रामस्वरूप वर्मा को पूछता हूं, ना जगदेव बाबू को पूछता हूं, ना बाबा साहब को पूछता हूं, ना तथागत बुद्ध को पूछता हूं। मैं इन सब का अनुयायी हूं, आस्थावान व्यक्ति नहीं हूं। मैं इस लॉजिक को नहीं समझ पाता कि हम सुबह से शाम तक जिस ब्राह्मणवाद को खत्म होने की बात करते हैं, उसी ब्राह्मणवाद को अपने जीवन में तोड़ते बिछाते हैं। बाबा साहब को अगरबत्ती दिखाना ब्राह्मणवाद ही है। हाथ में कलावा बांध करके रामस्वरूप वर्मा की जयंती मनाना ब्राह्मणवाद ही है। आप बुद्ध की आरती कर लीजिए, बाबा साहब की आरती कर लीजिए, सरदार पटेल की आरती कर लीजिए, या किसी का भी चालीसा बना लीजिए। आप अल्टीमेटली नफरतवादियों का, सांप्रदायिक ताकतों का ही साथ दे रहे हैं। नौकरी हमें दे दो, हमारा हिस्सा हमें दे दो, प्रिंसिपलशिप हमें दे दो, तुम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे मूर्ति लगा लो, नाम रख लो, हमें कोई तकलीफ नहीं। जाट ने, गुर्जर ने, सैनी ने, बैकवर्ड ने, एसटी ने कहा हम हिंदू नहीं हैं, 2 दिन में हिंसा खत्म हो गई, 2 दिन में। क्योंकि लड़ते किसके बच्चे हैं? हमारे आपके घर के बच्चे। हम आप उनकी तरफ से हिंदू बनना बंद कर दें, दुकानदारी ठप हो जाएगी। लिख के दे रहा हूं। 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, सबको इज्जत सबको काम, वरना होगी नींद हराम। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। अर्जक विचारधारा इतनी सॉलिड, तर्कवादी, विज्ञानवादी और मानववादी थी कि अर्जक विचारधारा को अगर आइडेंटिफाई करना है, अर्जक विचारधारा को और महामना रामस्वरूप वर्मा को समझना है, तो आप संविधान का आर्टिकल 51A का जा पढ़ लीजिए कि हमें देश के नागरिकों को मानववादी, तर्कवादी और विज्ञानवादी बनाना है। यही अर्जक संघ और यही महामना रामस्वरूप वर्मा के विचार हैं। तर्कवाद, मुझे इस बात को कहने में फक्र है कि चूंकि मैं अंबेडकरवादी होने के साथ साथ अर्जकवादी हूं, इसलिए अंतर समझिएगा। मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि अगर मैं अर्जकवादी नहीं होता, मैं क्लियर कट बोलता हूं, तो शायद मैं भी बुद्ध और बाबा साहब को पूज रहा होता। चूंकि मैं अर्जकवादी हूं तो मैं ना रामस्वरूप वर्मा को पूछता हूं, ना जगदेव बाबू को पूछता हूं, ना महाराज सिंह भारती को पूछता हूं, ना बाबा साहब को पूछता हूं, ना तथागत बुद्ध को पूछता हूं। मैं इन सब का अनुयायी हूं, आस्थावान व्यक्ति नहीं हूं। क्योंकि यह विचारधारा मुझे अर्जक से मिली है। अभी प्रोफेसर साहब ने किसी को टोका कि जूते नहीं उतारने। मैं इस लॉजिक को नहीं समझ पाता कि हम सुबह से शाम तक जिस ब्राह्मणवाद को खत्म होने की बात करते हैं, उसके खात्मे की बात करते हैं, उसी ब्राह्मणवाद को अपने जीवन में ओढ़ते बिछाते हैं। एक तरह के ब्राह्मणवाद को खत्म करके दूसरे तरह का ब्राह्मणवाद, बाबा साहब को अगरबत्ती दिखाना ब्राह्मणवाद ही है। हाथ में कलावा बांध करके रामस्वरूप वर्मा की जयंती मनाना ब्राह्मणवाद ही है। मैं बार बार इस बात का अनुरोध करता हूं। लोग कहते हैं कि नीरज भाई ऐसे लोग जुटेंगे कैसे? मैं कहता हूं जुटाना क्यों है? बिना विचारधारा की अनगाइडेड भीड़, जिसको मिशन से कोई लेना देना नहीं है, उस भीड़ को जुटाना ही क्यों है? वो भीड़ जुटाने के लिए तमाम तमाशाई लोग जुटे हुए हैं। वो भीड़ बागेश्वर धाम वाला और वो सीहोर वाला जो कहता है कि शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा, वो अच्छी जुटा लेता है। तो उसी तरह की मूर्खों की जमात तो जुटानी नहीं है। हमें तर्कवादियों की, विज्ञानवादियों की जमात जुटानी है। तो उसके लिए परेशान क्यों होते हो? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो भी संगठन के लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मैं उससे कहता हूं कि कम से कम एक विचारधारा, एक आइडेंटिटी क्लियर करो और यह तय करो कि हमारे मंच पर चढ़ने वाला कोई शख्स आइडेंटिटी कार्ड ब्राह्मणवाद का नहीं लटकाए होगा, ना गले में ना हाथ में। क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड बताते हैं कि हां, हम सुबह से शाम तक जिसको गाली देते हैं, हम उसी के गुलाम हैं। सवाल यह है, जितने भी लोग अर्जक संघ को मानने वाले हैं, रामस्वरूप वर्मा का अनुयायी बताने वाले हैं, बाबा साहब का अनुयायी बताने वाले हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर का अनुयायी बताने वाले हैं, जगदेव बाबू को मानने वाले हैं, तथागत को मानने वाले हैं, अगर ये लोग पाखंड विरोधी हैं तो पाखंड कर कौन रहा है? मैं तो
देश भर में जाता हूं और देश भर के मंचों से कोई भी वक्ता बुला लीजिए इस मंच पे, हर वक्ता कहेगा कि हम ब्राह्मणवाद से त्रस्त हैं। कोई वक्ता ऐसा नहीं होगा जो ना कहे। तो सवाल यह है कि यहां बैठे हुए सारे लोग ब्राह्मणवाद से त्रस्त हैं। सवाल यह है कि सारे लोग पाखंड छोड़ना चाहते हैं, तो पाखंड हो कैसे रहा है? हो ऐसे रहा है कि समस्या क्या है? आयोजक, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कितने लोग हैं? इस 10 लोग आयोजक हैं, 10-12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं। 20 लोगों में से कितने लोगों की पत्नियां कार्यक्रम में हैं? हम मंचों से पाखंड विरोध के भाषण ठोकते हैं और घर में पत्नियां मनुवाद की एजेंट बनी बैठी हैं। खत्म कहां से होगा पाखंडवाद? नहीं खत्म होगा। और आज तो और दहाड़ के बोल रहा हूं, क्योंकि पत्नी भी बैठी है, बच्चा भी बैठा है, बहन भी बैठी है, जीजा भी बैठे हैं, तो आज तो बोलने का अधिकारी हूं। और सवाल यह है कि हम अर्जक हैं, लेकिन हम अगली पीढ़ी पर क्या ट्रांसफर मार रहे हैं? हम तो अर्जक हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को बता रहे हैं कि तुमको आईएएस बनना है, तुमको बड़ा डॉक्टर बनना है, तुमको यह बनना है। हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफर दे पा रहे हैं क्या? ये लूज पोल्स हैं जिन पर काम करना है। जयंती तो मनानी है, लेकिन इन पर काम करना है कि नई पीढ़ी में ट्रांसफर मारा जाए। मैंने अगर कहा तो मैंने अगली पीढ़ी में क्या ट्रांसफर किया? मेरे बेटे का नाम है कबीर, और बहुत दिनों से इस खोज में था कि टाइटल क्या लगाया जाए, क्योंकि जाति का टाइटल तो जोड़ना नहीं था, क्लियर था मामला, तो जोड़ना क्या है? तो बहुत सोच विचार के बाद उसके नाम में जोड़ा गया है शिवाजी। उसका नाम है कबीर शिवाजी। इसका मतलब मैंने अभी उसको कुछ बताया नहीं, लेकिन उसका नाम का अर्थ जैसे जैसे वो समझेगा, वो समझ जाएगा कि मैं क्या हूं। मैं ये गारंटी नहीं लेता कि मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही होगा, कोई गारंटी नहीं। कौन कब बदल जाए, किस दिशा में, लेकिन मैं ट्राई पूरे 100% ताकत से मारूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मेरी पत्नी वो टॉपअप रिचार्ज करती रही, साल भर में होता है ना लंबी उम्र वाला टॉपअप होता है ना 1 साल का, जब तक मेरी पत्नी ने टॉपअप किया तब तक मंचों से बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। टॉपअप बंद हो गया है, मंचों से दहाड़ के बोलता हूं कि भैया करवा चौथ पाखंड है। क्योंकि यहां तमाम लोग ऐसे हैं, देवेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, बड़े भाई हैं हमारे भारतीय शूद्र संघ से, इनका वक्तव्य सुनिएगा। मैंने स्पेशल अनुरोध किया था ब्रजेश चंद्र कटियार जी से कि हमारे भाई को जरूर बुलाइए कार्यक्रम में, मुंबई से आए हुए हैं, अभी इनका वक्तव्य सुनिएगा, मजा आएगा आपको। तो आपका टॉपअप कितने साल से नहीं हो रहा? 10-15 साल से 10-15 साल से नहीं हो रहा टॉपअप, लेकिन टॉपअप नहीं हो रहा, लेकिन जीवित हैं। तो यही बात, समस्या यह है कि हम कार्यक्रमों से निकलने के बाद उस कार्यक्रम की माउथ पब्लिसिटी नहीं करते हैं। जैसे इस कार्यक्रम से बाहर निकलिए, आपको भोंपू बनना पड़ेगा, भोंपू, आपको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, स्वयंसेवक बनना पड़ेगा, आपको मिश्रण का सिपाही बनना पड़ेगा। कुछ मत करिए, ना नौकरी से एक्स्ट्रा समय निकालिए, नहीं कहता, नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरीके से जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई है, वो चौक पे खड़ा हो जाए, चौराहे पर खड़ा हो जाए, पान की दुकान में खड़ा हो जाए, बस में बैठ जाए, ट्रेन में बैठ जाए, अपना एजेंडा छोड़ ही देता है। वैसे ही आप भोंपू बन जाइए, आपका मुद्दा पूरे देश में फैल जाएगा। आपको सिर्फ भोंपू बनना है। और जो बातें आप अपने जीवन में, जो मंचों से, अभी मेरे पहले जो वक्ता थे उन्होंने एक बात कही कि हमें सुनने से ज्यादा अमल करना है, ऐसा कुछ कहा। मेरे पहले एक वक्ता यही बोला ना आपने कि सुनने से ज्यादा अमल करना है। मैं कहता हूं कि जो भाषण ठोक रहे हैं उस भाषण पे ही अमल करना है। मतलब सुनने पर अमल करना तो दूसरे की बात हो गई, पहले तो मैं खुद की तरफ उंगली कर रहा हूं कि जो भाषण ठोक रहे हैं वो अपने जीवन में कितना अमल कर रहे हैं। समाज भाषण से नहीं बदलता है, आपके आचरण से बदलता है। वो आपकी तरफ टुकटुकी लगा करके देखता है। मेरी बहन और जीजा जी यहां बैठे हुए हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने इस विचारधारा को अमल में लाने के लिए अपने घर में कितना विरोध झेला है, लेकिन आज मेरा पूरा घर मेरे साथ खड़ा हुआ है। जब मुझसे कोई पूछता है कि आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं,
तो मैं अपने आप को तर्कवादी कहलवाना ज्यादा पसंद करता हूं, किसी भी बात इसमें जूझने की बजाय। महामना रामस्वरूप वर्मा के जो वंशज हैं, उनसे मुझे खास तौर, वंशज का मतलब जाति नहीं, वंशज का मतलब होता है उसकी विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति। तो जो भी व्यक्ति, मुझे इस बात का बेहद अफसोस रहता है कि महामना रामस्वरूप वर्मा इसी उत्तर प्रदेश में जन्म लेने के बावजूद, इसी उत्तर प्रदेश से 6 बार विधायक रहने के बावजूद, इसी उत्तर भारत के राजनीति के कबीर कहे जाने के बावजूद, अफसोस के साथ कह रहा हूं कि उतना सम्मान उनको नहीं मिल पाया जो सम्मान मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनकी औलादें नकारा निकल गई। सुनने में खराब लगेगा लेकिन हकीकत है। उनकी औलादों ने रामस्वरूप वर्मा की जयंती नहीं मनाई, सरदार पटेल की जयंती मनाई। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल की जयंती मनाना इजी था। सरदार पटेल की जयंती मनाने में ब्राह्मणवाद की बात नहीं करनी पड़ेगी, आरक्षण की बात नहीं करनी पड़ेगी, हिस्सेदारी की बात नहीं करनी पड़ेगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जयंती खत्म। या जो लोग थोड़े जागरूक हो गए, उन्होंने वो वाला सरदार पटेल पकड़ा जो वास्तव में सरदार था, जो कहता था कि हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। उन्होंने वो वाला सरदार पटेल पकड़ा जो गरीबों के, मजलूमों के और जिनको क्रिमिनल कास्ट कहा जाता था, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमे लड़ता था। जिन लोगों ने वो वाले सरदार पटेल पकड़े जिन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया था, वो जानते हैं कि रामस्वरूप वर्मा की क्या हैसियत थी समाज में। मगर जिन्होंने लंबी मूर्ति वाला सरदार पटेल पकड़ा, उस लंबी मूर्ति से एक ही चीज दिखाई देती है। देखिए, जब कोई चौथी बिल्डिंग आप बनाइए, 5वें माले की, 6वें माले की, तो उस ऊंची बिल्डिंग से क्या दिखता है? दूर दूर के घर दिखते हैं, दूर दूर की संख्या दिखती है। तो जितनी ऊंची मूर्ति आपके महापुरुषों की लगाई जाती है, उससे उतने दूर दूर का वोट बैंक दिखाई देता है। और जो गुजरात में मूर्ति लगाई गई थी, उससे गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, उनकी तथाकथित जाति का वोट बैंक देखना चाह रहे थे और दिखाई भी दिया। अभी बाराबंकी में सरदार पटेल की यात्रा निकल रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वैचारिक तौर पर सरदार पटेल की यात्रा निकाल रहे हैं, उसका स्वागत है, मैं भी उनका अनुयायी हूं। उस वाले सरदार पटेल का जो बाबा साहब के अनन्य सहयोगी थे, जो चाहते थे कि बाबा साहब किसी भी तरीके से संविधान सभा में पहुंचे, मैं उस सरदार पटेल का अनुयायी हूं। उस सरदार पटेल का अनुयायी हूं जिसने कभी सार्वजनिक तौर पर, गूगल पे टाइप मार के देख लीजिएगा, किसी भी मंदिर पे माथा टेकते हुए सरदार पटेल की तस्वीर नजर नहीं आएगी। दावा कर रहा हूं इस बात का, एक भी तस्वीर नजर नहीं आएगी। वो सरदार पटेल जो धर्मनिरपेक्ष था, उस सरदार पटेल का अनुयायी हूं। तो जो लोग निकाल रहे हैं यात्रा, उस यात्रा में सरदार पटेल की आरती होगी। आरती, आप बुद्ध की आरती कर लीजिए, बाबा साहब की आरती कर लीजिए, सरदार पटेल की आरती कर लीजिए, या किसी का भी चालीसा बना लीजिए, आप अल्टीमेटली नफरतवादियों का, सांप्रदायिक ताकतों का ही साथ दे रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि तुम मूर्ति मांगो, तुम विद्यालयों के नाम अपने महापुरुषों के नाम पे मांगो। देखिए, वक्त बदला है। एक वो वक्त था जिस दौर में आपको मांगने की जरूरत थी कि बाबा साहब की मूर्ति दे दो, इनकी मूर्ति दे दो, सरदार पटेल की मूर्ति दे दो। मौजूदा वक्त यह है कि आप उदा देवी पासी के नाम पर जो कुछ मांगोगे, ये सरकार दे देगी। बस नौकरी मत मांगो, हिस्सा मत मांगो, आरक्षण मत मांगो। अब हम सब लोगों को अपने मुद्दे बदलने पड़ेंगे। कहो भैया, इंटर कॉलेज का नाम रख लो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, तुम नौकरी हमें दे दो, हमारा हिस्सा हमें दे दो, प्रिंसिपलशिप हमें दे दो, तुम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे मूर्ति लगा लो, नाम रख लो, हमें कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि बदलना पड़ेगा, बदलते वक्त के हिसाब से। महापुरुषों की जयंतियों पर ये छुट्टियों का झुंझुना मांगना बंद कर दो। ये कहो कि महापुरुषों की जयंतियों पर हम ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुष कमेरे समाज से थे, अर्जक समाज से थे, कमा करके खाते थे। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, सब अर्जक लोग हैं ना, सब कमा करके खाते हैं, मेहनत मजदूरी पसीना बहा करके खाते हैं। कोई ऐसा है जो घंटी हिलाकर खाता है? एक भी शख्स है क्या ऐसा? एक भी शख्स ऐसा है क्या जो फर्जी मंत्र पढ़ करके खाता है? एक भी शख्स है क्या ऐसा क्या जो बेवकूफ बना करके खाता है? नहीं है ना। अमेरिका में एक बार हड़ताल हुई, जूता कंपनी वालों ने हड़ताल की, तो उन्होंने पता क्या किया? मतलब वहां पर श्रम का महत्व है। अर्जक संघ हमें श्रम का महत्व सिखाता है।
जब उन लोगों ने हड़ताल की जूता कंपनी वालों ने, तो उन्होंने 1 महीने तक एक पैर का जूता बनाया ताकि समय बर्बाद ना हो। जब समय, उनकी हड़ताल का समय खत्म हुआ, फटाफट दूसरे पैर का बनाया, समय कवर हो गया। लेकिन वो लोग घर पे नहीं बैठे। लेकिन हम सब लोगों के धर्मशास्त्रों में यह सिखाया गया है कि जितना कम मेहनतशील होगा, जितना कम श्रमशील होगा, उसका सम्मान हमारे मेंटलिटी पर बैठा दिया गया है। कैसे? गधे का पर्यायवाची हमने बना दिया कि मूर्ख व्यक्ति, जबकि गधे का मतलब होता अर्जक, मेहनत करने वाला व्यक्ति। और हाथी जो थुलथुल शरीर का है, वो किसका पर्याय है? जो एक थुलथुल बैठा रहता है मंदिर में, आपके हाथ से प्रसाद ऐसे चढ़ा देता है। तुलना करके देखिए, वो थुलथुल वाला आपके किसी काम में नहीं आता जीवन में, लेकिन उसको पूछते हो और गधे को भगाते हो, डंडा मारते हो, क्योंकि हमारी मेंटलिटी में घुसा हुआ है। जिस दिन आप श्रम का, मजदूर का, अर्जक का, कमेरे का सम्मान करना सीख जाएंगे, उस दिन थुलथुल शरीर वाले अनर्जक बाहर हो जाएंगे। मुझे बहुत सख्त नफरत है इस बात पर कि अगर मंच पे आप ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, मुझे नफरत है इस बात पे। ब्राह्मणवाद पनप कैसे रहा है? कथा पांडालों में किसके घर की महिलाएं हैं, किसके घर के बच्चे हैं? काबा किसके घर के बच्चे ढो रहे हैं? आप सर्वे उठा के देख लीजिए ना। उनको गाली क्यों देते हो? मौजूदा सरकारों को गाली क्यों देते हो? उन्होंने कब कहा था कि हम तुम्हारा आरक्षण 52% करेंगे? उन्होंने कब कहा था कि हम आएंगे तो पुरानी पेंशन बहाली करेंगे? उन्होंने कब कहा था कि हम आएंगे तो तुम्हारे मंडल कमीशन की जितनी रिपोर्ट लागू नहीं है उनको लागू करेंगे? उन्होंने कहा था कि मंदिर देंगे तो ले लो। अब तुमको तय करना है कि मंदिर का घंटा चाहिए या स्कूल की घंटी चाहिए। स्कूल की घंटी लोगे तो तुम्हारे घर का भविष्य संवरेगा, तुम्हारा बच्चा प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कवि, लेखक, कुछ भी अच्छा बनेगा। मगर मंदिर का घंटा पकड़ाओगे तो कावड़िया बनेगा और दंगाई बनेगा। नूह में, हरियाणा के नूह में केवल हमारे कौम के लोगों ने, मतलब बहुजन कौम के लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे दंगे के समय में, हम तुम्हारे चुनाव के समय में हिंदू नहीं है। जब हम अपनी बेटियों के मेडल के लिए लड़ रहे थे, तुम कह रहे थे खालिस्तानी है। जब हम किसान आंदोलन कर रहे थे, तुम कह रहे थे पाकिस्तान से फंडेड है। और आज जब तुम्हारे धर्म की रक्षा की बात आई तो तुम कह रहे हो कि हिंदू हो, हमारी तरफ से लड़ाई लड़ो। जाट ने, गुर्जर ने, सैनी ने, बैकवर्ड ने, एससी ने कहा हम हिंदू नहीं हैं। 2 दिन में हिंसा खत्म हो गई, 2 दिन में। क्योंकि लड़ते किसके बच्चे हैं? हमारे आपके घर के बच्चे। हम आप उनकी तरफ से हिंदू बनना बंद कर दें, दुकानदारी ठप हो जाएगी। लिख के दे रहा हूं। अपनी मेहनत का मैं एक निवेदन करता हूं। अर्जक संघ हाई डोज, हाई पावर का एक इंजेक्शन है मैथोट्रेक्सेट का। मैं नहीं कहता कि आप लोग मेरी तरह हो जाएं। मैं अनीश्वरवादी हूं, कंप्लीट तर्कवादी हूं, विज्ञानवादी हूं। किसी भी पत्थर के, मिट्टी के, माधव में भरोसा नहीं रखता। लेकिन आप लोगों से यह नहीं कहूंगा कि आज से ही मेरा भाषण सुनने के बाद मेरी तरह हो जाएं, बिल्कुल मत होइए। लेकिन एक प्रण तो कर लीजिए कि जिस ब्राह्मणवाद को कहते हो कि हमारे मोहल्ले में एक आगे हम पे रंगबाजी चलाता है, हम पे हुक्म चलाता है, हमारा भाईचारा तोड़ रहा है, तो कम से कम उससे गाड़ी का पूजन, उससे घर की शादी, घर का पूजन, घर का ये वो, कम से कम उस तथाकथित ईश्वर और आपके बीच का जो बिचौलिया है, जो बीच में दलाली खा रहा है, उस दलाल की दुकानदारी तो चौपट कर दो। इतना तो अनुरोध कर सकता हूं भाई। नहीं हिम्मत पड़ेगी, हिम्मत पता चला ईश्वर खिलाफ बोल देंगे, पंखा ना गिर जाए सिर पे, ईश्वर खिलाफ बोल देंगे ये ना हो जाए। तो भैया डर है तो डर बनाए रखो, हमारे अंदर तो नहीं है डर। लेकिन उस ब्राह्मणवाद का जो प्रतीक है, जिसको केवल जन्म आधारित तुम सम्मान देते हो, उसका सम्मान तो बंद कर दो। अर्जक विचारधारा कहती है कि जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, अपने जीवन के किए हुए कार्यों से, अर्जित की हुई श्रेष्ठता से वो श्रेष्ठ होता है। सीवी गंगवार जी बैठे हैं, ये इसलिए श्रेष्ठ हैं, इसलिए प्रोफेसर बने क्योंकि इन्होंने पढ़ लिख करके पीएचडी की, इसलिए आज सीएसए में है। आप इसलिए प्रोफेसर हैं क्योंकि आपने पढ़ाई लिखी की, एग्जाम पास किया कटियार साहब ने, आप भी इसीलिए प्रोफेसर हैं। लेकिन मानववाद और ब्राह्मणवाद में यही अंतर है। मानववाद की क्या पहचान?
मानव मानव एक समान। और अर्जक संघ के पुराने लोग क्या कहते थे कि मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। और ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे ना काम। अपने घर की शब्दावलियां बदल लीजिए, फलाने कलर का जूता, मुहावरे देखिए, क्या फलाने जैसा मुंह बना के बैठे हो। ये मुहावरे कोई आरएसएस वाला आपके घर में ठूस के गया है क्या? और छोड़िए, तमाम ऐसी घरों में ये मुहावरा यूज होता है कि फलाने की तरह मुंह बना के क्यों बैठे हो, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। वो जानबूझ के नहीं बोलता है, वो सब कॉन्शियस माइंड में चलता है। फलाने की जूता कोई चमकीले कलर का पहन लो, फलाने के जैसा जूता है। साड़ी कोई दूसरे कलर की पहन लो, फलाने की साड़ी है। तुम अपने घर में खुद ब्राह्मणवाद घुसेड़े हो, दूसरे को क्या आरोप लगाओगे? ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण से नहीं है। ब्राह्मणवाद का मतलब है कि कोई कुर्मी, कोई मौर्य, कोई यादव, कोई नाई, कोई विश्वकर्मा, कोई जाटव समाज का व्यक्ति, कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अगर अपने से नीचे कोई भी जाति मानता है तो यह उसके अंदर का ब्राह्मणवाद है। मानववाद यह कहता है कि आज हम जिस पायदान पर हैं यहां से तय करके जाइएगा। मैं देखिए अपने भाषण में कहता हूं यथासंभव, क्योंकि जब यहां जो लोग सुनते हैं बड़ा अंदर से ऊर्जा आती है, लेकिन जब घर पे पहुंच जाते हैं कहते हैं छोड़ो यार, यही दुकानदारी अपनी ठीक है, टीका फीका वाली। देखिए कोई सीढ़ी लगी हुई है, वर्णवाद की सीढ़ी। उस सीढ़ी में हम लोग करते क्या हैं, ऊपर का व्यक्ति हमको छोटा बचाता है तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि ऊपर वाले को हटाओ, हम नीचे देखते हैं। उसने हमारी तरफ देखा, हमने और नीचे देखा, अरे हमारे सामने कहां लग रहे, हम लंबरदार, हम जमीन जायदाद वाले, ये हमारे सामने कहां लग रहे, हम इनको घर में नहीं घुसने देते, इनको देखते नहीं है, इनका छुआ नहीं खाते हैं। फिर आपने जिसको कहा उसने कहा अच्छा हम और नीचे देखेंगे। और यही देखते 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 जाटा, वाल्मीकि, भंगी, खटीक सब में ऊंच नीच है। मतलब जो वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर कहा गया, जिसने जातिवाद का सबसे ज्यादा दंश झेला, उसी से कहो कि अंतरजाति विवाह कर लो, कहेगा नहीं जाति में करेंगे। मतलब सोचो जाति का सिस्टम कितना नीचे तक मजबूत है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि जातिवाद तोड़ने का पहला तरीका है अंतरजाति विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है घर में। जैसे हमसे पिछली बार किसी ने कहा, खैर हम तो दूसरे टाइप के आदमी हैं, हमसे किसी ने कहा नीरज भाई यादव बहुत भर गए एसडीएम में, तो हमने कहा दामाद बना लो तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी। भाई दिक्कत क्या है, कोई भी ज्यादा कम हो रहा है। इसीलिए मैं अपने आप को मजबूत क्यों समझता हूं। आप लोग मानते हैं ना कि नीरज पटेल मजबूत है विचारों से, मानते हैं सब लोग। तो मैं अपने आप को मजबूत पता क्यों समझता हूं, क्योंकि जब तक मैं कुर्मी था तब तक हकीकत में मजबूत नहीं था। जैसे ही मैं बहुजन हुआ, जैसे ही मैं पिछड़ा हुआ, अब जब आईएएस की सूची आती है तो कुर्मी रह जाते हैं 5, 10, 15, यादव रह जाते हैं 5, 10, 15, नाई रह जाते हैं 2, 3, विश्वकर्मा रह जाते हैं 2, 3, जाटव रह जाते हैं 10, 12, 11, 8, लेकिन बहुजन हो जाते हैं कितने, 100, 150। तो जब मैं सचिवालय में घुसता हूं, लोगों को लगता है इस ऑफिस में हमारे लोग कम है। मैं कहता हूं किसी ऑफिस में चले जाओ, मैं चुनौती दे के कह रहा हूं तुम्हारे लोग ज्यादा हैं, बस तुम्हारे की और हमारे की परिभाषा बदल लो। मैं जब सचिवालय में घुसता हूं तो हर कमरे में मुझे लगता है कि हमारे लोग ज्यादा हैं, क्योंकि विश्वकर्मा भी हमारा है, प्रजापति भी हमारा है, चौरसिया भी हमारा है, सविता भी हमारा है, खटीक भी हमारा है, वाल्मीकि भी हमारा है, तो हमारी तो संख्या ज्यादा रहनी। तो मैं किस तरह का समाज चाहता हूं, लड़ने वाला समाज, संघर्ष करने वाला समाज। मैं अगर कुर्मी महासभा में चला जाऊं, मैं जीवन भर काम करते करते मर जाऊं, लेकिन एक इंस्पेक्टर से ज्यादा मेरा सम्मान नहीं हो सकता। जाति महासभा में पद प्रधान होता है। सीवी गंगवार जी, प्रोफेसर ब्रजेश चंद्र कटियार मर जाए काम करते करते, एक प्रमुख सचिव से ज्यादा सम्मान नहीं पा सकते। चुनौती है मेरी जाति महासभा में। लेकिन विचारधारा के कार्यक्रमों में डीजीपी बगल में बैठा रहेगा तो नीरज पटेल का सम्मान ज्यादा होगा, क्योंकि यहां विचारधारा की बात है, वहां पद की बात है, लोलुपता की बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग की सेटिंग है, विधायक सांसद की जी हजूरी है। जिस दिन इस अंतर को समझ जाओगे, अर्जक संघ भी मजबूत हो जाएगा, विचारधारा भी मजबूत हो जाएगी। मेरा स्पष्ट मत है कि मैं दूसरों के किसी भी बात की तरफ तब उंगली उठा सकता हूं जब अपना बात ठीक कर लूं। इस बात से बाहर निकलना पड़ेगा
कि अगर जाटव ने संस्था बनाई है तो मैक्सिमम जाटव, बाकी छौका मारने के लिए एकाध यादव, एकाध कुर्मी। अगर यादव ने संस्था बनाई है तो मैक्सिमम यादव, छौका मारने के लिए एकाध नाई, एकाध विश्वकर्मा। अगर कुर्मी ने संस्था बनाई है तो छौका मारने के लिए 2-4 जातियां मिक्स, बाकी हम ही। यह बदलना पड़ेगा, वक्त की जरूरत है। अर्जक संघ में युवाओं को लाना पड़ेगा, तब हम कह पाएंगे 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। सबको इज्जत सबको काम, वरना होगी नींद हराम। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। जय अर्जक, जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।